स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ डॉक्टर अनीता कुठारी। बच्चों, अपन लोगों ने अपना नया चैप्टर शुरू किया था थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें मैंने आपको इनर्ट एंड लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था। उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। उसमें हमने लिए थे डिफरेंट फैक्टर्स रिलेटेड विद द नेचर ऑफ मेटल आयन। देन और भी जो फैक्टर्स हैं वो है रिलेटेड विद द लिगेंड, देन related with the environment, then related with the solvent and lastly miscellaneous। तो सबसे पहले हमने शुरू किया था फैक्टर्स रिलेटेड विद द नेचर ऑफ मेटल आयन। उसमें जो 5 फैक्टर्स थे वो है साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल आयन, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन, एंड नंबर 4 इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन, एंड नंबर 5 इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ओके, तो बच्चों इसमें से अपने ये 3 फैक्टर पढ़ लिए थे, साइज एंड चार्ज ऑफ मेटल आयन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आयन। ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयन। ओके, तो आपकी देखिए कि अगर हमारी मेटल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी अगर वो हाई हुई तो व्हाट विल हैपन कि वो आराम से लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर आराम एक्सेप्ट कर लेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि उसकी जो विद्युत ऋणता है जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, है ना। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को आराम से एक्सेप्ट करेगी और सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स विल बी स्टेबल। ओके, लास्ट जो हमारा मेटल से रिलेटेड फैक्टर है वो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यानी जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें मेटल की जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है उससे उसकी स्टेबिलिटी पे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। सो द 5th फैक्टर विच इज रिलेटेड विद नेचर ऑफ मेटल आयन इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, जिसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट फैक्टर, 5th फैक्टर विच इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ मेटल आयन इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ओके, अगर हम देखें इनको मेटल्स को, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की मेटल्स को, आपको पता है अगर हम इधर से लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फ्रॉम कैल्शियम +2 से अगर हम स्टार्ट करें, स्कैंडियम, ओके, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो जैसे जैसे हम ये ट्रांजिशन मेटल्स की तरफ इस साइड में जाएंगे, कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा कि इनकी साइज में कमी आती है, साइज डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, है ना। साइज में क्या होती है, कमी आती है। तो आप ये देखोगे कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो इनसे संबंधित जो संकुल हैं उनका स्थायित्व इस डायरेक्शन में बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि साइज इज डिक्रीजिंग, जितना छोटा आकार होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी और वो लिगेंड के साथ मजबूत बंध बनाएंगे। या हम कहेंगे कि ट्रांजिशन सीरीज में व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेस। ओके, तो दिस ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज नोन एज इरविंग विलियम्स series of stabilization, यानी इरविंग विलियम का स्थायित्व का क्रम कहलाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, नेचुरल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। यानी कुल मिलाकर जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ वो क्या है कि अगर हम नॉर्मल वे में देखें, सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ट्रांजिशन सीरीज, सिंस द साइज ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस, hence the stability of complexes increases. This is known as the natural order of stability, यानी कि स्थायित्व का प्राकृतिक क्रम, and this is also known as Irving-Williams series of stabilization. Okay, now अब हम ये देखते हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का इसकी स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, तो इफ वी ड्रॉ द कर्व बिटवीन द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी एंड द वैल्यू ऑफ लॉग बीटा, यानी अगर हम लॉग बीटा की वैल्यू को इसके साथ प्लॉट करें, मैं यहां पर बना रही हूं, देखिएगा आप कर्व को, दिस इज द कर्व
दैट इज द लॉग बीटा हमने इस लिया है वाई एक्सिस पे, और यहां मैंने लिए ट्रांजिशन मेटल्स स्टार्टिंग फ्रॉम कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो आप क्या देखोगे, लॉग बीटा क्या हो गया, इट इज द मेजरमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये कि ये स्थायित्व का माप होता है, बिकॉज बीटा इज द ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आपका जो समग्र स्थायित्व स्थिरांक होता है। तो आप यहां देखेंगे कि अगर हम नॉर्मल ऑर्डर देखें तो क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। सो दिस इज द नॉर्मल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो मैंने ग्रीन कलर से बताया है कि जैसे जैसे हम ट्रांजिशन सीरीज में जाएंगे साइज डिक्रीज हो रहा है तो लॉग बीटा की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। लेकिन अगर दिस इज द एक्सपेक्टेड कर्व, ये जो मैं कर्व बना रही हूं दिस इज द एक्सपेक्टेड कर्व जिसकी हम उम्मीद करते हैं, दिस इज द एक्सपेक्टेड कर्व, ठीक है ना। जो अनुमानित कर्व है वो ये है। लेकिन अगर हम वास्तव में इस कर्व को देखें तो ये जो कर्व होता है वो हमें इतना सिंपल नहीं मिलता है, बल्कि जो कर्व मिलता है वो एक डबल हम्प्ड कर्व होता है, द्विकोण वाला कर्व होता है। आप देखिएगा मैं उसको किस तरह से बना रही हूं, देखिएगा मैं ब्लू लाइन से बना रही हूं। एक्चुअल कर्व इज लाइक दिस, जो वास्तविक कर्व होता है ना वो हमें इस तरह का मिलता है। दिस इज द एक्चुअल कर्व, है ना। ये जो वास्तविक कर्व है वो इस तरह से होता है जो हमें मिल रहा है, और ये एक्सपेक्टेड कर्व है, ओके। तो इट इज अ डबल हम्प्ड कर्व, देखो दो हम्प है इसमें, इस तरह का कर्व मिलता है। अब इसका कारण मैं आपको समझाऊंगी कि इसका कारण क्या है। कि अगर आप देखोगे तो यहां पर कैल्शियम +2 है ना, मैग्नीज +2 और जिंक +2 में देखोगे तो दे आर हैविंग वेकेंट डी ऑर्बिटल। नोट करते जाना बच्चों, कैल्शियम +2 में क्या है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल है ही नहीं, खाली है, ओके। मैग्नीज +2 में क्या है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। क्या है बच्चों, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल है या नहीं है, बताओ क्यों। क्योंकि मैग्नीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। और अगर हम ये जो सारे कंसीडर कर रहे हैं हम कॉम्प्लेक्सेस, दैट इज इन द वीक फील्ड ऑफ लिगेंड्स। ध्यान से नोट करना, वीक फील्ड लिगेंड्स के साथ हम ये बना रहे हैं, ओके। तो वीक फील्ड लिगेंड्स अगर आप देखोगे तो ये हाफ फील्ड हो गई, और जिंक +2 का केस देखोगे तो इट इज हैविंग द फील्ड डी ऑर्बिटल। कौन सी है, पूरी भरी हुई डी ऑर्बिटल है। तो जो वेकेंट है, ध्यान से सुनिएगा, और जो आपकी हाफ फील्ड है और जो कंप्लीटली फील्ड है, उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो वैल्यू है वो बहुत ही कम होती है, दैट इज 0। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर कैल्शियम +2, फॉर मैग्नीज +2 एंड फॉर जिंक +2 इज 0। इसका जो मान होता है वो 0 होता है, और यही कारण है कि आप देखो कैल्शियम का पॉइंट इसी लाइन पे आया है, मैग्नीशियम का पॉइंट भी इसी एक्सपेक्टेड कर्व पे है, और जिंक का पॉइंट भी इसी एक्सपेक्टेड कर्व पे है। क्यों, बिकॉज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ कैल्शियम +2, मैग्नीज +2 एंड जिंक +2 इज 0, बिकॉज दे आर हैविंग रेस्पेक्टिवली वेकेंट, हाफ फील्ड एंड फील्ड डी ऑर्बिटल। गॉट इट। अब आप देखिएगा कि जैसे जैसे हम यहां की तरफ बढ़ते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी देखो बढ़ती जाती है। स्कैंडियम से टाइटेनियम पे बढ़ी, वेनेडियम पर अधिकतम हो जाती है। तो जिसपे ये वैल्यू अधिकतम हो गई, दिस पॉइंट इज फॉर वेनेडियम +2। गॉट इट। ये वेनेडियम +2 का पॉइंट है, दिस इज फॉर स्कैंडियम एंड दिस इज फॉर टाइटेनियम, है ना। इसी तरह से ये जो एक मैक्सिमम हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये जो आप पॉइंट देखेंगे दिस इज फॉर निकिल +2। किसके लिए ये पॉइंट, निकिल +2 के लिए। तो हमें जो ये मैक्सिमम मिल रहे हैं इन मेटल्स के लिए, बिकॉज इनके लिए जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन वैल्यू है वो अधिकतम होती है, इसका मान अधिकतम होता है। इसी तरह से निकिल +2 के लिए भी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत अधिकतम होती है, बहुत ही ज्यादा होती है ना। आपको ध्यान होगा हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर। तो देखो वी हैव 5 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड वी स्प्लिट अप लाइक दिस, T2G एंड EG। गॉट इट। देखिए बच्चों, तो आपको पता है कि जब भी इस तरह की स्प्लिटिंग होगी तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है -0.4 del O, एंड दिस वैल्यू इज +0.6 del O, है ना।
रिमेम्बर, तो मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी वाले चैप्टर में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो आप देखो ध्यान से बच्चों कि इफ आई फिल दिस ऑर्बिटल इज वेकेंट देन द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज 0। ओके, जब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो D0, D5 है ना एंड D10, तो CFSE की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। गॉट इट? नंबर 1 पॉइंट। अब आप 1 इलेक्ट्रॉन लेना शुरू करें। तो जैसे आप देखो ध्यान से बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे यहां पर, तो आप देखिए 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स ये हो गई है ना। देखो कैलकुलेशन करते जाना बच्चों। इफ आई एम फिलिंग 1 इलेक्ट्रॉन हियर, लुक हियर, सो द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D1 इज -0.4 डेलो। होगी या नहीं होगी? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन नीचे आएंगे वो -4 से मल्टीप्लाई होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे वो +0.6 से मल्टीप्लाई होंगे। अब इसी तरह से आप देखिए D2 सिस्टम के लिए कितनी हो गई ये बताइए। D2 सिस्टम के लिए ये जो वैल्यू है ये हो गई आपकी कितनी? 4 2 जा कितना हो गया? 4 2 जा 8 हो गया, दैट इज -0.8। ओके, ये वैल्यू आपकी हो गई है -0.8। ओके, नाउ अगर आप D3 सिस्टम के लिए आएंगे तो D3 सिस्टम के लिए आप देखो D3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर, तो 4 3 जा दैट इज -1.2 डेलो। गॉट इट? तो आप देखो कि धीरे धीरे डेलो की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये स्टेबलाइजेशन भी बढ़ता जा रहा है। गॉट इट? और वेनेडियम के लिए D3 सिस्टम है, वेनेडियम आपका है ना, ये हो गया आपका स्कैंडियम, ये टाइटेनियम और वेनेडियम, तो इसके लिए वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब आप जैसे ही क्रोमियम पे आएंगे है ना, तो क्रोमियम पे जैसे आओगे तो D4 सिस्टम हो गया। क्योंकि हम वीक फील्ड में कंसीडर कर रहे हैं, नोट करना बच्चों, किस में कर रहे हैं? वीक फील्ड वो होता है जिसके लिए डेल ओ की वैल्यू क्या होती है? लेस होती है ना, जिसके लिए डेल ओ का मान हमेशा क्या होगा? पाई से कम होता है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? नीचे की तरफ नहीं आकर कहां जाएंगे? ऊपर की तरफ जाएंगे। तो आप देखिए अगर यहां पर नीचे को आप कैलकुलेट करोगे तो इट इज -1.2 है ना, और ऊपर हो गया +0.6। तो अगर आप -1.2 में से 0.6 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा? ये आपका आ गया कितना? 4 4 2 जा 8 4 3 जा 1.2 है ना, 1.2 में से 0.6 गया तो डेट इज -0.6 डेलो। ओके, और D5 के लिए मैंने बताया था वीक फील्ड है वो 0 हो ही जाएगी है ना। अब इसी तरह से आप अगर D6 के लिए कैलकुलेट करेंगे इन द सेम वे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी। दिस वैल्यू इज ऑल्सो फॉर D6 सिस्टम, दिस वैल्यू इज फॉर D7 सिस्टम, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, एंड दिस वैल्यू इज फॉर D8 सिस्टम एंड दिस वैल्यू इज फॉर D9 सिस्टम, है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू D6 के लिए भी वापस से आप देखो, जैसे D6 पे आओगे तो आप ये कर लो भले चाहो तो, ये D0 है स्कैंडियम, ये D1 है स्कैंडियम D1, टाइटेनियम D2, D3, क्रोमियम D4, ये D5, आयरन D6, देन कोबाल्ट इज D7, निकेल इज D8, कॉपर इज D9 एंड जिंक इज D10। गॉट इट? तो देखो जिनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 0 है वो पॉइंट एक्सपेक्टेड लाइन पर आए हैं। गॉट इट? हमें जिसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम है, और वो मैक्सिमम कितनी है? D3 और D8 सिस्टम के लिए बच्चों। तो देखो D6 D3 और D8 में कौन आ गया? क्रोमियम। D3 में आ गया आपका वेनेडियम। देखो ये मैक्सिमम वेनेडियम पे मिला हमें, है ना, दिस मैक्सिमम वी गॉट एट वेनेडियम। देखो बच्चों, ठीक है। और इसी तरह से ये आप निकेल है, निकेल पर हमें ये दूसरा मैक्सिमम मिला है। गॉट इट? फिर D1 से D2 पर आप देखो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। वेनेडियम पर ये मैक्सिमम होगी D3 पर, फिर D4 पर ये वापस से कम हो गई है, यहां पर 0 हो गई, फिर से ये बढ़ना शुरू होती है D6 पर, D7 पे बढ़ती है, D8 पर ये देखो वापस से मैक्सिमम हो गई है, फिर कम होकर के 0 पे आ जाती है। गॉट इट? तो अगर आप ध्यान से सुना इस बात को, जो मैं आपको ये बात कहना चाह रही हूं वो क्या है कि अगर हम जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ध्यान से सुनना, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को इस लॉग, ये जो वैल्यू आई है ये वाली जो इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन की वैल्यू है उसको अपन इस वैल्यू में से माइनस कर दें जो इसकी स्टेबिलिटी की वैल्यू है, तो जो ये पॉइंट्स हैं वो इस लाइन पर आ जाते हैं। गॉट इट? बात को समझने की कोशिश करना। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करती हूँ, हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं रिलेटेड विद मेटल आयन, यानी किस तरह से जो मेटल्स होते हैं, मेटल होते हैं वो स्टेबिलिटी पे इफेक्ट डालती हैं, उनके क्या क्या फैक्टर होते हैं
उसमें हम पढ़ रहे फैक्टर्स क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यानी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस मेटल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है उसके लिए लॉग बीटा की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होती है। अगर हम नॉर्मल क्रम देखें तो नॉर्मल क्रम यही होता है कि जब हम संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आकार में कमी आती है, और अगर आकार में कमी आ गई तो स्थायित्व में बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमें ये नॉर्मल लाइन ग्रीन कलर वाली मिली है, दिस इज द नॉर्मल एक्सपेक्टेड लाइन, राइट। लेकिन जब हम वास्तव में इसका कर्व लेते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिल करके एक डबल हम्प्ड कर्व मिलता है, एक द्विकुबड़ कर्व मिलता है। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन जो एनर्जी होती है वो हर मेटल की अलग अलग होती है। इसमें हमें 2 मैक्सिमा मिलते हैं, वेनेडियम पर और निकल +2 पे। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। हमें 3 जो पॉइंट होते हैं वो मिलते हैं 0 पर, कैल्शियम +2 के लिए, मैग्नीज +2 के लिए और जिंक +2 के लिए। क्यों मिलते हैं? क्यों? क्योंकि इनके लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का मान 0 होता है। गॉट इट? तो ये हमारा एक्चुअल कर्व है, ये एक्सपेक्टेड कर्व है। अगर हम एक्चुअल कर्व में से, ध्यान से सुनिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को माइनस कर दें, गॉट इट, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमारी जो वैल्यूज आएंगी वो इसी कर्व के ऊपर आएंगी, यानी हमें इसी तरह से स्ट्रेट लाइन मिलेगी। गॉट इट? सिवाय कॉपर +2 के, ये नोट करना, हियर कॉपर +2 इज द एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉपर +2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, टेट्रागोनली डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, यानी ये टेट्रागोनली विकृत रूप से अष्टफलकीय होते हैं, यानी द्विसमलंबाक्ष होते हैं। द्विसमलंबाक्ष क्या होता है? जिसमें कि हम ये कहेंगे कि जैसे सपोज ये आपका स्लेट है तो इस स्लेट में ये x एक्सेस हुई, ये y एक्सेस हुई, है ना, और ये z एक्सेस इसके ऊपर और इसके नीचे है। तो z एक्सेस के जो लिगेंड होते हैं वो थोड़ा ऊपर की तरफ दूर होते हैं, ऊपर और नीचे दोनों साइड में। या मैं ये कह दूं कि x और y के जो लिगेंड है उनकी जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो तो कम होती है और z एक्सेस के लिगेंड की बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा होती है, एंड दिस इज नोन एज जॉन टेलर इफेक्ट। और इसी वजह से इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है और ये पॉइंट नॉर्मल पर नहीं आता। Got it? So this is the all factors which are related with the metal ion. Okay. In my next video, I will discuss the factors related with ligands. Okay. Thank you so much.